आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग रखी गई थी, जिसकी वजह से रुपीस को आने में देरी हो गई। रात के 9:30 बज रहे थे और इस वक्त भी रोड पर काफ़ी जाम लगा हुआ था। जाम की वजह यह थी कि आगे की हाईवे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे। रुपेश को घर पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए। डोरबेल के बजाने के तुरंत बाद ही दरवाज़ा खुलते ही सामने उसने अपनी पत्नी प्रेमा को पाया। अजी, यह कोई वक्त है घर आने का? आखिर इतनी देर कैसे हो गई आज? घर में घुसते ही प्रेमा के बिगड़ते तेवर देख रुपेश भाप गया कि जरूर आज घर में कुछ हुआ है, वरना मुस्कुराकर स्वागत करने वाली का चेहरा उतरा ना होता। सारे दिन मोहल्ले में होने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट जब तक मुझे सुना ना देती, उसे चैन नहीं मिलता था। जलपान के साथ साथ बतरस पान भी करना पड़ता था। अखबार पढ़े बिना पास पड़ोस के सुख दुख के समाचार मिल जाते थे। शायद देरी से आने के कारण ही प्रेमा का मूड बिगड़ा हुआ होगा। प्रेमा से माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका क्योंकि आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग रखी गई थी। इसीलिए तुम्हारी देरी का कारण मैं समझ सकती हूँ, पर मैं इस कारण दुखी नहीं हूँ, प्रेमा बोली। फिर हमें भी बताओ, इस चांद से मुखड़े पर चिंता की लकीरें क्यों? रुपेश ने पूछा। दोपहर को विदेश से बड़ी भाभी का फ़ोन आया था कि कल माताजी हमारे पास पहुँच रही हैं, प्रेमा चिंतित होते हुए बोली। इसमें इतना उदास व चिंतित होने की क्या बात है? उनका अपना घर है, वे जब चाहें आ सकती हैं, रुपेश हैरानी से बोला। आप नहीं समझ रहे, विदेश में माँ जी का मन नहीं लगा, अब वे हमारे साथ ही रहना चाहती हैं, प्रेमा ने कहा। अरे मेरी चंद्रमुखी, अच्छा है ना, घर में रौनक बढ़ेगी, बर्तनों की उठा पटक रहेगी। सीरियलों की चर्चा तुम मुझसे ना करके माँ से कर सकोगी। सास बहू मिलकर मोहल्ले की चर्चाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना। रुपेश चटकारे लेता हुआ बोला। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरी जान सूख रही है, प्रेमा बोली। चिंता तो मुझे होनी चाहिए। तुम सास बहू की स्थिति युद्ध में मुझे बीच में पड़ना पड़ता है। मेरी स्थिति चक्की के दो पार्टों के बीच में पिसने वाली हो जाती है। ना माँ को कुछ कह सकता हूँ ना तुम्हें। कुछ सोचते हुए रुपेश फिर बोला, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। यदि तुम उन्हें अपनाओगी तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ एक झटके में उड़न छू हो जाएंगी। यदि ऐसा है तो आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैं चाहती हूँ माँ जी खुश रहें। आपको याद है पिछली बार छोटी सी बात से माँ जी नाराज़ हो गई थी। देखो प्रेमा, जब तक पिताजी जीवित थे तब तक हमें उनकी कोई चिंता नहीं थी। जब से वे अकेली हो गई हैं, उनका स्वभाव बदल गया है। उनमें असुरक्षा की भावना ने घर कर लिया है। अब तुम ही बताओ, जिस घर में उनका एक छत्र राज था वो अब रहा ही नहीं। बेटों को तो बहुओं ने छीन लिया। जिस घर को तिनका तिनका जोड़कर माँ ने अपने हाथों से संवारा, उसे पिताजी के जाने के बाद बंद करना पड़ा। उन्हें कभी विदेश तो कभी यहाँ हमारे पास आकर रहना पड़ता है। वे खुद को बंधन में महसूस करती हैं। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें उन्हें अपनापन लगे। उनको हमसे पैसा नहीं चाहिए, उनके लिए तो पिताजी की पेंशन ही बहुत है। उन्हें खुश रखने के लिए तुम्हें थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी, चाहे नाटकीयता से ही सही, रुपेश प्रेमा को समझाते हुए बोला। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ, प्रेमा ने आश्वासन दिया। तो सुनो प्रेमा, हमारे बुजुर्गों में एक अहम नाम का प्राणी होता है। यदि किसी वजह से उसे चोट पहुंचती है तो पारिवारिक वातावरण प्रदूषित हो जाता है, यानी परिवार में तनाव अपना स्थान ले लेता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि माँ के अहम को चोट ना लगे बस। फिर देखो, रुपेश बोला, इसका उपाय भी बता दीजिए आप, प्रेमा ने उत्सुकता से पूछा। क्यों नहीं, सबसे पहले तो जब माँ आए तो सिर पर पल्लू रखकर
चरण स्पर्श कर लेना। रात को सोते समय कुछ देर उनके पास बैठकर हाथ पांव दबा देना। सुबह उठकर चरण स्पर्श के साथ प्रणाम कर देना, रुपेश ने समझाया। यदि माँ जी इस तरह से खुश होती है तो यह कोई कठिन काम नहीं है, प्रेमा ने कहा। एक बात और, कोई भी काम करने से पहले माँ से एक बार पूछ लेना, होगा तो वही जो मैं चाहूँगा। जो बात मनमानी हो उस बात से विपरीत कहना, क्योंकि घर के बुजुर्ग लोग अपना महत्व जताने के लिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हर बात में जी माँ जी का मंत्र जपती रहना, फिर देखना माँ की चहेती बहू बनती देर नहीं लगेगी। रुपेश ने अपने तर्कों से प्रेमा को समझाया। आप देखना, इस बार मैं माँ को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस उनको ऐसा लगे जैसे घर में उनकी ही चलती है। तुम मेरा इशारा समझ जाना, आखिर माँ तो मेरी ही है, मैं जानता हूँ उन्हें क्या चाहिए। कहते हुए रुपेश सोने के लिए चला गया। प्रेमा ने सुबह जल्दी उठकर माँ जी के कमरे की अच्छी तरह सफाई करवा दी, साथ ही उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें भी वहाँ रख दी। हम दोनों समय पर एयरपोर्ट पहुँच गए। हमें देखते ही माँ जी की आंखें खुशी से चमक उठी। सिर ढककर प्रेमा ने माँ के पैर छुए तो माँ ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। पोते को ना देखकर माँ ने पूछा, अरे तुम मेरे अंश को नहीं लाई? माँ जी, वह सो रहा था, प्रेमा बोली। बहू, आजकल बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ने का समय नहीं है, आए दिन अखबारों में छपता रहता है, माँ जी ने समझाते हुए कहा। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी, प्रेमा ने माँ जी को आश्वासन दिया। रास्ते भर भैया भाभी व बच्चों की बातें होती रही। घर पहुंचकर माँ ने देखा जिस कमरे में उनका सामान रखा गया है उसमें उनकी ज़रूरत का सारा सामान कायदे से रखा था। 4 वर्षीय पोता अंश दौड़ता हुआ आया और दादी के पाँव छूकर गले लग गया। माँ जी, आप पहले फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ, कहते हुए प्रेमा किचन की ओर चली गई। रात के खाने में सब्जी माँ से पूछकर बनाई गई। खाना खाते खाते रुपेश बोला, प्रेमा, कल आलू के पराठे बनाना, पर माँ से सीख लेना, तुम बहुत मोटे बनाती हो। प्रेमा की आंखों में आंखें डालकर रुपेश बोला, ठीक है, माँ जी से पूछ कर ही बनाऊंगी, प्रेमा बोली। माँ जी के कमरे की सफाई भी प्रेमा काम वाली से ना करवा कर खुद करती थी। अगले दिन ऑफिस जाते समय रुपेश को एक फाइल ना मिलने के कारण वह बार बार प्रेमा को आवाज़ लगा रहा था। प्रेमा थी कि सुनकर भी अनसुना कर माँ के कमरे के काम करती रही। तभी माँ जी बोली, बहू तू जा, रुपेश क्या कह रहा है सुन ले। जी माँ जी। दोपहर के समय माँ जी ने तेल मालिश के लिए शीशी खोली तो प्रेमा ने शीशी हाथ में लेते हुए कहा, लाओ माँ जी, मैं लगाती हूँ। बहू रहने दे, तुझे घर के और भी बहुत काम हैं, थक जाएगी। नहीं माँ जी, काम तो बाद में होते रहेंगे, तेल लगाते लगाते प्रेमा बोली। माँ जी, आप अपने समय में कितनी सुंदर दिखती होंगी, और आपके बाल तो और भी सुंदर दिखते होंगे, जो अब भी कितने सुंदर और मुलायम हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारे बाबूजी ज़रूर कभी कभी छेड़ दिया करते थे, कहते थे कि यदि मैं तुम्हारे कॉलेज में होता तो तुम्हें भगा ले जाता। बात करते करते उनके मुख की लालिमा बता रही थी कि जैसे वे अपने अतीत में पहुंच गई हैं। प्रेमा ने चुटकी लेते हुए माँ जी को फिर छेड़ा। माँ जी, अंश के पापा बताते हैं कि आप नाना जी के घर भी कभी कभी ही जाती थी। बाबूजी का मन आपके बिना लगता ही नहीं था। क्या ऐसा ही था माँ जी? चल हट, शरारती कहेंगी, कैसी बातें करती हैं। देख, अंश स्कूल से आता होगा। बनावटी गुस्सा दिखाते हुए माँ जी नवयौवना की तरह शर्मा गई। शाम को प्रेमा को सब्जी काटती देख माँ जी बोली, बहू तुम कुछ और काम कर लो, सब्जी मैं काट देती हूँ। माँ जी रसोई घर में गई तो प्रेमा ने मनुहार करते हुए कहा, माँ जी मुझे भरवा शिमला मिर्च की सब्जी बनानी नहीं आती, आप सिखा देंगी? ये कहते हैं जो स्वाद माँ के हाथ की
बने खाने में है, वह तुम्हारे हाथों में नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे मसाले दे, मैं बना देती हूँ। धीरे धीरे रसोई की जिम्मेदारी माँ ने अपने ऊपर ले ली थी। और तो और अंश की मालिश करना, उसे नहलाना, उसे खिलाना पिलाना सब माँ जी ने संभाल लिया। अब प्रेमा को अंश को पढ़ाने के लिए बहुत समय मिलने लगा। इस तरह प्रेमा के सिर से काम का भार कम हो गया था। साथ साथ घर का वातावरण भी खुशनुमा रहने लगा। रुपेश को प्रेमा के साथ कहीं घूमने जाना होता तो वह यही कहती कि माँ से पूछ लो, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। एक दिन पिक्चर दिखने का मूड बना। ऑफिस से आते हुए रुपेश 2 पास ले आया। जब प्रेमा को चलने के लिए कहा तो वह झट से ऊंचे स्वर में बोल पड़ी, माँ जी चलेगी तो मैं चलूँगी, अन्यथा नहीं। वह जानती थी कि माँ को पिक्चर दिखने में कोई रुचि नहीं है। उनकी तू मैं सुनकर माँ जी बोली, बहू क्यों जिद कर रही हो, रुपेश का मन है तो चली जा। अंश को मैं देख लूँगी, माँ जी ने शांत स्वर में कहा। अंधा क्या चाहे, 2 आँखें। वे दोनों पिक्चर देखकर वापस आए तो उन्हें खाना तैयार मिला। माँ जी को पता था रुपेश को कटहल बहुत पसंद है, इसीलिए फ्रिज से कटहल निकाल कर बना दिया। चपातियाँ बनाने के लिए प्रेमा ने गैस जलाई तो माँ जी बोली, प्रेमा तुम खाना लगा लो, रोटियां मैं सेकती हूँ। नहीं माँ जी, आप थक गई होंगी, आप बैठिए, मैं गरम गरम रोटियां बना कर लाती हूँ, प्रेमा बोली। सभी एक साथ बैठकर खाएंगे। तुम बना लो प्रेमा, रुपेश बोला। एक साथ सभी को खाना खाते देख माँ जी की आंखें नम हो गई। रुपेश ने पूछा तो माँ बोली, आज तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई। आज वे होते तो तुम सबको देखकर बहुत खुश होते। माँ मन दुखी मत करो, रुपेश बोला। प्रेमा की ओर देखकर रुपेश बोला, कटहल की सब्जी ऐसे बनती है, सच में माँ, बहुत दिनों बाद इतनी स्वादिष्ट सब्जी खाई है। माँ से कुछ सीख लो प्रेमा। माँ जी सच में सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, मुझे भी सिखाना। बहू खाना तो तुम भी स्वादिष्ट बनाती हो। नहीं माँ जी, जो स्वाद आपके हाथों की बनाई खाने में है वह मेरे में कहाँ, प्रेमा बोली। रुपेश को दिवाली पर बोनस के पैसे मिले तो देने के लिए उसने प्रेमा को आवाज़ लगाई। प्रेमा ने आकर कहा, माँ जी को ही दीजिए ना। रुपेश ने लिफाफा माँ के हाथ में रख दिया। माँ जी लिफाफे को उलट पुलट कर देखते हुए रोमांचित हो उठी। आज वे खुद को घर की बुजुर्ग व सम्मानित सदस्य अनुभव कर रही थी। रुपेश व प्रेमा जानते थे कि माँ को पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही उनकी कोई विशेष ज़रूरतें थी। बस उन्हें तो अपना मान सम्मान चाहिए था। अब घर में कोई भी खर्चा होता या कहीं जाना होता तो प्रेमा माँ से ज़रूर पूछती। माँ जी भी उसे कहीं घूमने जाने के लिए मना नहीं करती। अब हर समय माँ के मुख से प्रेमा की प्रशंसा के फूल ही झड़ते। दिवाली पर घर की सफाई करते करते प्रेमा स्टूल से जैसे ही नीचे गिरी तो उसके पाँव में मूंछ आ गई। माँ ने उसे उठाया और पकड़कर पलंग पर बैठाकर पाँव में मरहम लगाया और गरम पट्टी बांधकर उसे आराम करने को कहा। यह सब देखकर रुपेश बोला, माँ मैंने तो सुना था वहू सेवा करती है सास की, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। चुप कर, ज़्यादा बकबक मत कर। प्रेमा मेरी बेटी जैसी है, क्या मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती? प्यार से डांटते हुए माँ बोली। माँ जी बेटी जैसी नहीं बल्कि बेटी कहो, मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। प्रेमा की बात सुनते ही माँ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम सही कह रही हो बहू, तुमने बेटी की कमी पूरी कर दी। घर में होता वही जो रुपेश चाहता, पर एक बार माँ की अनुमति जरूर ली जाती। बेटा चाहे कुछ भी कह दे, पर बहू की छोटी सी भूल भी सास को सहन नहीं होती। इससे सास को अपना अपमान लगता है। यह हमारी परंपरा सी बन चुकी है, जो धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है। माँ जी को थोड़ा सा मान सम्मान देने के बदले में उसे अच्छी बहू का दर्जा व बेटी का स्नेह मिलेगा, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। प्रेमा के घर में हर समय प्यार का, खुशी का वातावरण रहने लगा।
दिवाली नज़दीक आ गई थी। माँ व प्रेमा ने मिलकर पकवान बनाए। लगता है इस बार की दिवाली एक विशेष दिवाली रहेगी। सोचते सोचते रुपेश बिस्तर पर लेटा ही था कि विदेश से भैया का फ़ोन आ गया। उन्होंने माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और बताया कि इस बार माँ उनके पास से नाराज़ होकर गई हैं। तब से मन बहुत विचलित है। यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रियंका भाभी और माँ के विचार कभी नहीं मिले, पर विदेश में भी उनका झगड़ा होगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। भैया ने बताया कि वे माफ़ी मांग कर प्रायश्चित करना चाहते हैं, अन्यथा हमेशा उनके मन में एक ज्वाला सी दहकती रहेगी। आगे उन्होंने जो बताया वह सुनकर तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा। बस अब 2 दिन का इंतज़ार था, क्योंकि 2 दिन बाद दिवाली थी। इस बार दिवाली पर प्रेमा ने घर कुछ विशेष प्रकार से सजाया था। मुझे उत्साहित देख प्रेमा ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अपनी खुशी को छिपाते हुए मैंने कहा, तुम सास बहू का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहे, बस इसीलिए खुश हूँ। नज़र मत लगा देना हमारे प्यार को, प्रेमा खुश होते हुए बोली। दिवाली वाले दिन माँ ने अपने बक्से की चाबी देते हुए कहा, बहू लाल रंग का एक डिब्बा है, उसे ले आ। प्रेमा ने जी माँ जी कहकर डब्बा ला कर दे दिया। माँ ने डब्बा खोला और उसमें से खानदानी हार निकाला। हार प्रेमा को देते हुए बोली, लो बहू, ये हमारा खानदानी हार है, इसे संभालो। दिवाली इसे पहन कर मनाओ, तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी। हार देते हुए माँ की आंखें खुशी से नम हो गई। प्रेमा ने हार लेकर माथे से लगाया और माँ की पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुझे बार बार घड़ी की ओर देखते हुए प्रेमा ने पूछा तो मैंने टाल दिया। दीप जलाने की तैयारी हो रही थी। तभी माँ ने आवाज़ लगाकर कहा, रुपेश जल्दी आओ, अंश के साथ फुलझड़ियाँ भी तो जलानी है। मैं 7:30 बजने का इंतज़ार कर रहा था। तभी बाहर टैक्सी रुकने की आवाज़ आई। मैं समझ गया मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। मैंने अनजान बनते हुए कहा, चलो माँ, सेलिब्रेशन शुरू करें। हाँ हाँ चलो प्रेमा। आवाज़ लगाते हुए कुर्सी से उठने लगी तो प्रियंका भाभी ने माँ के चरण स्पर्श किए। आदत के अनुसार माँ के मुख से आशीर्वाद की झड़ी लग गई। सिर पर हाथ रखे बोले ही जा रही थी, खुश रहो, आनंद रहो, आदि आदि। भाभी जैसे ही पाँव छूकर उठी तो माँ आश्चर्य से देखती रह गई। आश्चर्य के कारण पलक झपकना ही भूल गई। हैरानी से माँ ने एक बार भैया की ओर, एक बार मेरी ओर देखा। तभी भैया ने माँ के पैर छुए तो खुश होकर भाभी के साथ साथ मुझे व प्रेमा को भी गले लगा लिया। माँ ने भैया भाभी की आंखों को पढ़ लिया था। पुनः आशीर्वचन देते हुए दिवाली की शुभकामनाएं दी। माँ की आंखों में खुशी की चमक देखकर लग रहा था दिवाली के शुभ अवसर पर अन्य दीपों के साथ माँ के हृदय रूपी दीप भी जल उठे, जिनकी ज्योति ने सारे घर को जगमग जगमग कर दिया। दोस्तों, छोटी सी कहानी ही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। काफ़ी दिनों से बहुत थक गई हूँ। अब तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर अपने नानी के गांव रह लूँ और 1-2 महीना रहकर मामी नानी के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूँ। बहुत मन करता है। बचपन में तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब तो बात ही अलग हो चुकी है। श्वेता ने कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए अंकिता से कहा, सच में इतना काम, कभी कभी दिल करता है कि यह नौकरी शौकरी छोड़ ही दूँ हमेशा के लिए। हाँ यार, तेरे जैसा मेरा भी हाल है। मेरे तो घर वाले शादी करने के लिए जोर डाल रहे हैं, अंकिता बोली। लेकिन नौकरी की व्यस्तता में कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। नेहा का ठीक है, शादी का झंझट ही नहीं पाला। साथ रहो, साथ रहने का मजा लो और फिर शादी के बाद के झंझट से मुक्त रहो। मुझे तो लिव इन रिलेशन शादी से अधिक भाया है, नेहा ने कहा। शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो और नौकरी को हाशिए पर रख दो। अरे, इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग की है, क्या सिर्फ घर चलाने और बच्चे पालने के लिए? कैसा चल रहा है तेरा प्रणव के साथ? अंकिता ने पूछा।
बहुत बढ़िया। ज़रूरत पर एक दूसरे का साथ भी है, लेकिन बंधन कोई नहीं। मैं तो कहती हूँ तू भी एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ ले। नेहा बोली। कौन कहता है कि शादी बंधन है? श्वेता कॉफ़ी के कप में चम्मच चलाती हुई बोली। बस कामयाब औरत को समय के अनुसार सही साथी तलाश करने की ज़रूरत है। हाँ, जैसे तूने तलाश किया। नेहा खिलखिलाते हुए बोली। आईआईटी इंजीनियर और आईआईएम लखनऊ से एमबीए होकर एक लेक्चरर से शादी कर ली। इतनी कामयाब बीवी को वह कितने दिन पचा पाएगा? जवाब में श्वेता मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं पचा पाएगा? जब एक पत्नी अपने से कामयाब पति को पचा सकती है तो एक पति अपने से अधिक कामयाब पत्नी को क्यों नहीं पचा सकता? आज की समय की यही ज़रूरत है, कहकर कॉफ़ी का प्याला मेज पर रखकर श्वेता उठ खड़ी हुई। साथ ही अंकिता और नेहा भी खिलखिलाते हुए उठी और अपनी अपनी राह चल पड़ी। तीनों सहेलियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर थीं। फुर्सत के समय तीनों एक दूसरे से मिलती रहती थी। तीनों सहेलियों की उम्र 32 पार कर चुकी थी। अंकिता अभी तक अविवाहित थी। नेहा एक युवक प्रणव के साथ लिव इन रिलेशन व्यतीत कर रही थी और श्वेता ने एक लेक्चरर से 3 साल पहले विवाह किया था। उसका साल भर का एक बेटा भी था। वैसे तो तीनों सहेलियां अपनी अपनी वर्तमान स्थितियों से संतुष्ट थी, लेकिन सब कुछ है पर कुछ कमी सी है कि तर्ज पर हर एक को कुछ न कुछ खटकता रहता था। अंकिता जब घर पहुंची तो 9 बज रहे थे। माँ खाने की मेज पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे आया देखकर बोली, बेटी आज बहुत देर कर दी, आजा जल्दी से खाना खा ले। 9 बजना बड़े शहरों में कोई बहुत अधिक समय नहीं था, पर किसी ने भी उसका खाने के लिए इंतज़ार करना ठीक नहीं समझा। भाई अगर देर से आए तो उनके लिए सारा परिवार ठहरता है। आखिर वह अपनी सारी तनख्वाह इसी घर में तो खर्च करती है। माँ की तरफ बिना देखे अंकिता अंदर चली गई। बाथरूम से फ्रेश होकर निकली तो माँ प्लेट में खाना डाल रही थी। उसने किसी तरह थोड़ा खाना खाया। इस दौरान माँ की बातों का वह हाँ ना में जवाब देती रही और फिर अपनी कमरे में बत्ती बुझाकर लेट गई। दिन भर के काम से शरीर क्लांत था, लेकिन हृदय के अंदर समुद्री तूफान था। लंबे चौड़े पलंग ने जैसे उसका अस्तित्व शून्य बना दिया था। रिश्ते तो कई आते हैं पर तय हो ही नहीं पाते, क्योंकि या तो उसे अपनी वर्तमान नौकरी छोड़नी पड़ती या लड़के का रुतबा उसके बराबर का नहीं होता। दोनों ही स्थितियां अंकिता को स्वीकार नहीं थी। इसी कारण शादी टलती जा रही थी। वह हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहती थी। उसके संस्कार उसे नेहा जैसा जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देते थे और उसका रुतबा व स्वाभिमान उसे अपने से कम योग्य लड़के से शादी करने से रोकते थे। नेहा अपने फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट में अंधेरा था। पर्स से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। प्रणव कहाँ होगा, यह सोचकर उसने प्रणव के मोबाइल पर फ़ोन लगाया और बोली, प्रणव कहाँ हो तुम? नेहा, मैं आज कुछ दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस पर हूँ। सॉरी डियर, मैं आज रात वापस नहीं आ पाऊँगा। कल रविवार है, कल मिलते हैं, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। प्रणव साथ हो या ना हो, एक असुरक्षा का भाव जाने क्यों हमेशा उसके जहन में तैरता रहता है। यूँ उनका लिव इन रिलेशन अच्छा चल रहा था, फिर भी वह अपने आप को कुछ लुटा हुआ ठगा हुआ सा महसूस करती थी। विवाह की अहमियत दिल में सिर उठा ही लेती। वैवाहिक संबंधों पर पारिवारिक, सामाजिक व बच्चों का दबाव होता है, इसीलिए निभाने ही पड़ते हैं, लेकिन उनके संबंधों की बुनियाद खोखली है, कभी भी टूट सकते हैं। उसके बाद यह सोचने से भी नेहा घबराती थी। नेहा ने 2 टोस्ट पर मक्खन लगाया, थोड़ा दूध पिया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर निढाल सी पड़ गई। प्रणव लिव इन रिलेशन के लिए तैयार तो है, पर विवाह के लिए नहीं। कहता है कि अभी उसने विवाह के बारे में सोचा नहीं है। सच तो यह है कि प्रणव यदि विवाह के लिए कहे भी तो शायद वह तैयार ना हो पाए। विवाह के बाद की जिम्मेदारियां, बच्चे, घर गृहस्थी वह कैसे निभा पाएगी? लेकिन जब अपने दिल से पूछती है तो एहसास होता है कि विवाह की अहमियत वह समझती है। स्थायी संबंध, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा विवाह से ही मिलती है। लाख उसके प्रणव के साथ मधुर संबंध है,
लेकिन उसे वह अधिकार तो नहीं है जो एक पत्नी का अपने पति पर होता है। यह सब कुछ सोचते सोचते नेहा गुदगुदे तकिए में मुंह गड़ाकर सोने का असफल प्रयास करने लगी। श्वेता घर पहुंची तो आलोक बेटे को कंधे से चिपकाए लॉन में टहल रहा था। उसे अंदर आते देखकर उसकी तरफ चला आया और बोला, बहुत देर हो गई। हाँ, नेहा और अंकिता के साथ कॉफ़ी पीने रुक गई थी, तो फ़ोन तो कर देती, आलोक नाराज़गी से बोला। दोनों अंदर आ गए। आलोक बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियाँ देने लगा। वह बाथरूम में चली गई। नहा धोकर निकली तो मेज पर खाना लगा हुआ था। चलो खाना खा लो, श्वेता बोली तो आलोक मेज पर आकर बैठ गया। डोंगे का ढक्कन हटाती हुई श्वेता बोली, कुछ भी कहो, खाना महाराजिन बहुत अच्छा बनाती हैं। आलोक चुपचाप खाना खाता रहा। श्वेता उसकी नाराज़गी समझ रही थी। आज शनिवार की शाम आलोक का आउटिंग का प्रोग्राम रहा होगा जो उसकी वजह से खराब हो गया। एक बार मन किया कि मान मनुहार करें, लेकिन वह इतनी थकी हुई थी कि आलोक से उलझने का उसका मन नहीं हुआ। खाना ख़त्म करके उसने बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। आलोक सो गया था। आंखों को कोहनी से ढकी श्वेता का मन कर रहा था कि वह आलोक को मना ले, लेकिन पता नहीं कौन सी दीवार थी जो उसे उसके साथ सहज होने से रोकती थी। वैसे आलोक उसका स्वयं का चुनाव था। जब उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, उस समय उसकी बुआ ने अपने रिश्ते के एक लेक्चरर लड़के का रिश्ता उसके लिए सुझाया था। घर में सभी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। कहाँ श्वेता बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रबंधक और कहाँ लेक्चरर। तब उसकी छोटी बहन मजाक में बोली थी, वैसे दीदी एक लेक्चरर से आपका आइडियल मैच रहेगा। आखिर पति पत्नी में से किसी एक को तो घर संभालने की फुर्सत होनी ही चाहिए, वरना घर कैसे चलेगा। आप पति बनकर राज करना, वह पत्नी बनकर घर संभालेगा। और बहन की मजाक में कही हुई बात श्वेता के जहन में आकर अटक गई थी। पहले तो उसके जैसी योग्य लड़की के लिए रिश्ते मिलने ही मुश्किल हो रहे थे। एक तो इस लड़के की नौकरी स्थानीय थी और दूसरे आने वाले समय में बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल करने का उसके पास पर्याप्त समय होगा। वह अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान दे सकती है। यह सोचकर उसका निर्णय पुख्ता हो गया। उसके इस क्रांतिकारी निर्णय में पिता ने उसका साथ दिया था। उनकी नज़र में आज के समय में पति या पत्नी में से किसी का भी कम या ज़्यादा योग्य होना कोई मायने नहीं रखता। और इस तरह से आलोक से उसका विवाह हो गया था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्तों में खिंचाव आने लगा। उनकी तनख्वाह, ओहदा, उसका दायरा, उसकी व्यस्तताएं, सभी कुछ आलोक के मुकाबले ऊंचा व अलग था। और यह बात श्वेता के हाव भाव से जाहिर हो जाती थी। आलोक उसके सामने खुद को बौना महसूस करता था। श्वेता सोच रही थी कि काश उसने विवाह करने में जल्दबाजी ना की होती तो आज उसकी यह स्थिति नहीं होती। उससे तो अच्छा अंकिता और नेहा का जीवन है, जो खुश तो हैं। आलोक उसकी परेशानियां समझ ही नहीं पाता। वह चाहता है कि पत्नी की तरह मैं उसके अहम को संतुष्ट करूं। यही सोचते सोचते श्वेता सो गई। दूसरे दिन रविवार था। वह देर से सोकर उठी। जब वह उठी तो महाराजिन, धोबन, मेहरी सब काम करके जा चुके थे और आया मोनू की मालिश कर रही थी। वह बाहर निकली, किचन में जाकर चाय बनाई, एक कप आलोक को दी, खुद भी बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया। नेहा थी। हेलो नेहा। श्वेता चाय पीते हुए नेहा से बातें करने लगी। श्वेता, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो? नेहा की आवाज़ उदासी में डूबी हुई थी। क्यों, क्या हो गया नेहा? श्वेता चिंतित स्वर में बोली। बस घर पर अकेली हूँ, रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी सी हो रही है। मैं अभी आती हूँ, कहकर श्वेता उठ खड़ी हुई। आलोक सब कुछ सुन रहा था। उसका तना हुआ चेहरा और भी तन गया। वह तैयार हुई और आलोक से अभी आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। नेहा के फ्लैट में श्वेता पहुंची तो वह उसका ही इंतज़ार कर रही थी। बाहर से ही अस्त व्यस्त घर के दर्शन हो गए। वह अंदर बेडरूम में गई तो दिखा नेहा सिर पर कपड़ा बांधे बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में
कुर्सियां पर हफ्ते भर के उतारे हुए मैले कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। कहने को प्रणव और नेहा दोनों ऊंचे ओहदों पर कार्यरत थे, पर उनके घर को देखकर जरा भी नहीं लगता था कि यह दो समान विचारों वाले इंसानों का घर है। क्या हुआ नेहा? श्वेता उसके सिर पर हाथ रखती हुई बोली। प्रणव कहाँ है? वह अपने दोस्तों के साथ शहर से दूसरे किसी फार्म हाउस पर गया हुआ है और मेरी तबीयत रात से ही खराब है। दिल बार बार बेचैन हो उठता है, सिर में तेज दर्द है। इतना बताते हुए नेहा की आवाज़ भर्रा गई। श्वेता के दिल में कुछ कसक सा गया। यह नेहा इसलिए दुखी है कि प्रणव कल से लौटा नहीं और उसके पास आलोक के लिए समय नहीं है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? रात तक प्रणव लौट आएगा, श्वेता बोली। चल तुझे डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, उसके बाद मेरे घर चलना। बात रात तक आने की नहीं है श्वेता, नेहा बोली। प्रणव का व्यवहार कुछ बदल रहा है। वह अक्सर ही मुझे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कौन जाने उन दोस्तों में कोई लड़की हो। बोलते बोलते नेहा की रुलाई फूट पड़ी। लेकिन तूने कभी कहा नहीं। क्या कहती? नेहा थोड़ी देर चुप रही। वह मेरा पति तो नहीं है कि जिस पर कोई दबाव डाला जाए। वह अपने फैसले के लिए आज़ाद है श्वेता। और श्वेता की बाह पकड़कर नेहा बोली, तूने अपने जीवन में सबसे सही निर्णय लिया है। तेरे पास सब कुछ है, सुकून भरा घर, बेटा और तुझे मान सम्मान देने वाला पति। पर मेरे और प्रणव के रिश्तों का क्या है? कौन सा आधार है जो वह मुझसे बंधा रहे? आखिर इन रिश्तों का और इस जीवन का क्या भविष्य है? एक उम्र निकल जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? जीवन सिर्फ जवानी की सीधी सड़क ही नहीं है श्वेता। इस सीधी सपाट सड़क के बाद एक संकरी गली भी आती है, अधेड़ावस्था की। और जब यह गली मुड़ती है ना, तो एक भयानक खाई आती है, बुढ़ापे की। और जीवन का वही सबसे भयानक मोड़ है। तब मैं क्या करूँगी? कहकर नेहा रोने लगी। आलोक तुझसे कम योग्य सही, लेकिन तेरी जीवन की निश्चिंतता उसकी वजह से है। उसे खोने का तुझे डर नहीं, घर की तुझे चिंता नहीं, बेटे के लालन पालन में तुझे कोई परेशानी नहीं। रोती रोती नेहा बोली, मेरे पास क्या है? प्रणव का मन होगा तब वह मेरे साथ रहेगा, फिर उसके बाद? श्वेता हतप्रभ सी नेहा को देखती रह गई। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर असुरक्षा के भाव थे, भविष्य की चिंता थी। लेकिन क्यों? नेहा खुद इतने ऊंचे पद पर कार्यरत थी। इस आज़ाद ख्याल जीवन की हिमायती नेहा के मन में भी प्रणव के खो जाने का डर है, जीवन में अकेले रह जाने का डर है। प्रणव के बाद दूसरा साथी बनाएगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर उसके बाद जैसे एक विराट प्रश्न चिन्ह श्वेता के सामने आकर टंग गया था। वह तो अपनी नौकरी के अलावा कभी किसी के बारे में सोचती ही नहीं। बस आलोक का अपने से कम योग्य होना ही उसे खलता रहता है और इस बात से वह दुखी होती रहती है। प्रणव कहीं नहीं जाएगा नेहा, वह आ जाएगा रात तक। तुम्हारा भ्रम है यह, वह नेहा को दिलासा देते हुए बोली और दिन भर के लिए उसके पास रुक गई। शाम को जब वह घर पहुंची तो घर पर अंकिता को अपना इंतज़ार करते पाया। अरे अंकिता, इस समय तुम कैसे आ गई? तुझसे बात करने का मन हो रहा था, सो आ गई। आलोक जी ने बताया कि तू नेहा के घर गई है, आने वाली होगी। मुझे इंतज़ार करने को कहकर कुछ सामान लेने चली गई। एक पल चुप रहने के बाद अंकिता बोली, आलोक बता रहे थे कि नेहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसे? कुछ नहीं यार, वह अपने और प्रणव के रिश्तों को लेकर कुछ अपसेट सी है, श्वेता सोफे पर बैठते हुए बोली। नेहा को प्रणव पर भरोसा नहीं रहा। उसे लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है, तभी वह उससे दूर जा रहा है। लेकिन नेहा उससे पूछती क्यों नहीं? अंकिता रोश में आकर बोली। किस बिना पर अंकिता? आखिर लिव इन रिलेशन का यही तो मतलब है कि जब तक बनी तब तक साथ रहें, वरना अलग होने में वैवाहिक रिश्तों जैसा कोई झंझट नहीं। और तू सुना कैसी है? थोड़ी देर बाद श्वेता बोली, बस ऐसे ही, कल से बहुत परेशान थी। घर में रिश्तों की बात चल रही है, एक अच्छा रिश्ता आया है, सब बातें तो ठीक है, पर लड़का मुंबई में कार्यरत है। मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसी बात पर घर में हंगामा मचा हुआ था। पापा चाहते थे कि मुझे चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ। इसी विवाद से परेशान होकर मैं थोड़ी देर के लिए
तेरे पास आ गई। तो क्या सोचा है तूने? श्वेता बोली। सोचा तो था कि मना कर दूंगी, अंकिता खिसक कर श्वेता के पास बैठती हुई बोली। लेकिन नेहा के बारे में जानने के बाद अब सोचती हूँ कि हाँ कर दूँ। आज की पीढ़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं के जाल में उलझी हुई है। विवाह और विवाह के बाद की जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, पीछे मुड़कर देखने का मन करता है। अगर 10 साल बाद कोई समझौता करना है तो आज क्यों नहीं? पल भर के लिए दोनों सहेलियां चुप हो गई। तूने सही और समय से निर्णय लिया श्वेता। सभी को कुछ ना कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है और नेहा को भविष्य की सुरक्षा। लेकिन तेरे पास सब कुछ है। आलोक तुझसे कुछ कम योग सही, लेकिन अयोग्य तो नहीं है। पहले लड़कियां इतनी योग भी नहीं होती थी कि उन्हें अपने से अधिक योग्य लड़के मिल जाते थे। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। लड़कियां इतनी तरक्की कर रही हैं कि यदि अपने से अधिक योग्य लड़के के इंतज़ार में बैठी रहेंगी तो या तो नौकरी ही कर पाएंगी या शादी ही। ऐसे लड़के का चुनाव करना जिसके साथ घरेलू जीवन चल सके, बच्चों की परवरिश हो सके, बड़े बुजुर्गों की देखभाल हो सके, अपनों से लड़का कुछ कम योग भी हो तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। समय के साथ यह बदलाव आना ही चाहिए। आखिर पहले पत्नी घर दिखती थी, आज ऊंचे ओहदे पर कार्य कर रही है, तो पति के पास घर की देखभाल करने का समय हो तो इसमें कुछ गलत है क्या? यह कहकर अंकिता उठ खड़ी हुई। श्वेता जब अंकिता को बाहर तक छोड़कर अंदर आई तो ध्यान आया कि आलोक को बाजार गए हुए काफ़ी देर हो गई है और अभी तक वह आए नहीं। आज आलोक के लिए श्वेता के मन में अंदर से चिंता हो रही थी। तभी कॉल बेल बज उठी। सामान से लदा फदा आलोक दरवाजे पर खड़ा था। अरे आप इतना सारा सामान ले आए? श्वेता सामान के कुछ पैकेट उसके हाथ से पकड़ते हुए बोली। बहुत देर हो गई, मैं इंतज़ार कर रही थी। श्वेता के स्वर की कोमलता से आलोक चौंक गया। बिना कुछ बोले वह अपने हाथ का सामान किचन में रखकर बेडरूम में चला गया। श्वेता भी उसके पीछे पीछे आ गई। आलोक पीछे से उसके गले में बाहें डालती हुई श्वेता बोली, चलो आज का डिनर बाहर करेंगे, फिर कोई फिल्म देखेंगे। आया को रोक लेते हैं, वह मुन्ने को देख लेगी। उसके इस प्रस्ताव व हरकत से आलोक हैरत से पलटकर उसकी ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? श्वेता इटलाती हुई बोली। हर समय गुस्से में रहते हो, यह नहीं कि कभी बीवी को कहीं घुमा लाओ, फिल्म दिखा लाओ। आम घरेलू औरतों की तरह श्वेता बोली तो उसकी इस हरकत पर आलोक खिलखिलाकर हंस पड़ा। श्वेता उसके गले में बाहें डालकर उससे लिपट गई। मुझे माफ़ कर दो आलोक। श्वेता, इसमें माफ़ी की क्या बात है? मेरे लिए तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी काम में व्यस्तता, तुम्हारा रुतबा सभी कुछ गर्व का विषय है। लेकिन जब तुम मुझे ही अपनी ज़िंदगी से दरकिनार कर देती हो तो दुख होता है। अब ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए आपसे अधिक महत्वपूर्ण ज़िंदगी में दूसरा कुछ भी नहीं है। आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं। हमारा कुछ भी, चाहे वह नौकरी हो या समाज, ज़िंदगी भर नहीं रहेगा। लेकिन हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। मान अभिमान की सारी दीवारें तोड़कर श्वेता आलोक से लिपट गई। आलोक ने भी एक पति के आत्मविश्वास से श्वेता को अपनी बाहों में समेट लिया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब